कल हमने यूरिन का आपको पढ़ाया था 15 तारीख को। उसमें बताया था कि यूरिन डीआर या यूरिन आरई, डीआर डिटेल रिपोर्ट, आरई रूटीन एग्जामिनेशन, यूरिन एनालिसिस एक्चुअल है, इसको इंटरनेशनली कहा जाता है यूरिन एनालिसिस। इसके मुतालिक कल आपको खासी डिटेल दी थी, लेकिन वो पहला लेक्चर था यूरिन पर और आज होगा सेकंड यूरिन पर। और आज जो लेक्चर होगा उसमें माशाल्लाह अच्छी मालूमात आपको देंगे, भरपूर मालूमात देंगे। साथ साथ जो फाइनल होगा वो तीसरा लेक्चर वो आपको ऑनलाइन मिलेगा, ताकि आप लोग जो है समझ सकें कि किस चीज़ में क्या, वो जो हमारी किसी भी पैथोलॉजिकल लैब की जो एक स्लिप होती है उस स्लिप में कौन सी चीज़ बढ़ गई, कौन सी चीज़ कम हो गई, वैसे भी अभी भी समझाऊंगा, तो वो मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने बताया था कि ये एक ऐसा मतलब यूरिन का जो टेस्ट है ये कॉमन तरीन टेस्ट है, लेकिन बहुत सारी बीमारियों को बताता है। उसमें सबसे अहम बात यह है कि यूटीआई को बताता है। कल मैंने डिटेल लेक्चर दिया, उसमें सारा कुछ पता है जो हम टेस्ट करते हैं। अच्छा, कल हम बात कर रहे थे कि हम 3 अंदाज से इसको टेस्ट करते हैं, 3 तरीक़ों से इसको टेस्ट करते हैं। फिज़िकल, ये फिज़िकल है, केमिकल है और माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक फिज़िकल को अरसे दराज से मौलिजीन, डॉक्टर्स और हुक्मा इत्तिबा टेस्ट करते चले आ रहे हैं। फ़िज़िकल में क्या क्या होता है मैंने बता दिया था आपको। फिज़िकल में क्या होता है कि स्मेल होती है, कलर होता है, स्मेल होती है, अपीयरेंस होती है। देखिए, कलर मैंने बताया था कि बड़ा अहम होता है। कलर अगर हम 7 कलर रखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी की तरह से लेकर और सरसों के तेल की तरह, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां सामने आ रही होती हैं। याद रखिएगा, अगर कलर ट्रांसपेरेंट है, अगर कलर बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, अब यह जगह कम है इसलिए सिर्फ टी लिख देता हूँ मैं। अगर कलर ट्रांसपेरेंट है तो इसका मतलब है आप ओवर हाइड्रेशन हुए हुए हैं, यानी ज़्यादा पानी पी रहे हैं। आप पानी को थोड़ा सा कम कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ओवर हाइड्रेशन हुए हैं। अगर आपका यूरिन का कलर लाइट पेल या हल्का सा पीला, जैसा कि लोग कहते हैं कि कुछ जो मशरूब हैं या कुछ ऐसे वाइन होती है या शराब होती है, इस तरह की रंगत है, तो वो काबिल कबूल है। लेकिन अगर जैसे जैसे डार्क होता जाएगा, बस ये समझ लीजिए कि ये जो है ये नॉर्मल है। जैसे जैसे नॉर्मल के लाइट येलो, लाइट जो है वो पेल है, पेल येलो, ठीक है। अगर जैसे जैसे ये लाइट होता जाएगा, ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, इसका मतलब हम पानी ज़्यादा ले रहे हैं। और जैसे जैसे डार्क होता जाएगा, पहला मकसद ये होगा कि हम पानी कम ले रहे हैं। और डिहाइड्रेशन है। गर्मियों में आपने देखा होगा कि ये इसकी मिसाल हम यूँ दे सकते हैं कि सख्त गर्मियों में जब आप यूरिन पास करने जाते हैं तो यूरिन का कलर बनिस्बत सर्दियों में पास किए हुए यूरिन से डार्क होता। ऐसा है, उसकी वजह क्या है कि गर्मियों में हमारे जिस्म का जो पानी है वो पसीने की सूरत भी निकल रहा होता है। और यूरिन हमारे जिस्म में यूरिन की फिल्ट्रेशन के लिए या जो हमारे जिस्म के ब्लड को फ़िल्टर करने के लिए पानी कम होता है, तो इसलिए वो कम पानी में ज़्यादा ज़्यादा जो सब्सटेंसेस पास हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पास हो जाती हैं जो कलर दिखता है। मिसाल के तौर पे एक गिलास में अगर आप थोड़ा सा रंग मिलाएं, वो एक रंग का या कलर का एक ख़ास पैमाना हो, वो एक गिलास में मिलाएं तो डार्क होगा। अगर वही पैमाना आप एक जग में मिला दें तो लाइट होगा। अगर वही पैमाना अगर आप एक बाल्टी में मिलाएं वही कलर, तो बहुत ही लाइट होगा। तो इसका मतलब ये है कि वो पैमाना या वो जो अपीयरेंस है वो तो उतनी है, जो फासिद माद्दात हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन और नाइट्रोजन वगैरह जो भी है, हमारा यूरिन जो यूरिन की सूरत में जो बाहर आ रहा है जिस्म से, वो सब कुछ वैसे ही है, लेकिन उसका कलर का हिसाब है। तो कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ। ये तो सिंपल सी बीमारियाँ हो गई। कलर ही हमें इंडिकेट करेगा बहुत ख़तरनाक या मौलिक बीमारियों में। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ होता है हेम के, मैं आपको अक्सर मायने बताएं
कि हेम जहाँ भी आएगा उसके क्या मायने होंगे। एक लफ्ज़ होता है हेमिचूरिया। हेमिचूरिया, हेमिचूरिया से मुराद खून का पेशाब में आना, हेमिचूरिया। यूरिया जहाँ भी ग्लाइकोशूरिया, हेमिचूरिया, ये मतलब पेशाब के ज़रिए कोई चीज़ आ रही है तो हेमिचूरिया खून पेशाब के ज़रिए आ रहा है। तो कलर उसका आप ये समझ लें कि एक पानी में खून मिला लें थोड़ा सा, अब उसकी परसेंटेज मुख्तलिफ है, कभी कभी बहुत ज़्यादा खून आता है और कभी कभी कम खून आता है, हेमिचूरिया कहलाता है। कम आए या ज़्यादा आए, लेब वाले बताते हैं कितना आ रहा है। ये तो कलर है बज़ाहिर। फिर है स्मेल। स्मेल जो है फिज़िकल अपीयरेंस में स्मेल की बड़ी अहमियत है। स्मेल की इतनी अहमियत है कि आप अगर आप स्मेल से किसी की यूरिन, कल भी मैंने बताया था लेकिन आज मैं पूरी तरह बता देता हूँ कि स्वीटी फ्रूटी स्मेल आ रही है, फ्रूटी स्मेल आ रही है और वो उसने मरीज़ ने आके आपसे कहा कि डॉक्टर साहब मुझे एग्जॉशन होती है, थकन होती है, मैं थक जाता हूँ, या मेरे जिस्म में दर्द रहता है, या कंफ्यूज पर्सनालिटी है, बोलते बोलते अजीब कन्फ्यूजन कर रहा है, या उसको डिस्पेप्सिया है, या बदहज़मी है, पेट के मसाइल हैं, या उसको मतली रह रही है, या कभी कभी उल्टी भी हो रही है, तो ये फ्रूटी स्मेल है। याद रखिएगा, अगर डिज़ीज़ की सूरत में वो जवान है, नौजवान है, मेल या फीमेल, और उसकी फैमिली में शुगर की हिस्ट्री नहीं है, तो वो लीवर डिसऑर्डर में हो सकता है, उसका जिगर मुतासिर हो सकता है। इस पूरी स्मेल प्लस ये चंद एक अलामात, स्मेल ऑफ यूरिन ये है और चंद एक अलामात। उसके बाद अगर वो डायबिटिक हिस्ट्री नहीं रखता, नौजवान है और फैमिली में हिस्ट्री नहीं है, तो वो लीवर डिसऑर्डर में हो सकता है या लीवर डिसफंक्शन में हो सकता है। तो अगर वो लीवर की रिपोर्ट ले आता है, LFT कहते हैं उसे, लीवर फंक्शन टेस्ट, वो नॉर्मल होता है, तो आप उसका HbA1c कराएं, आप उसका यूरिन कराएं, उसको वो कराएं, क्या कहते हैं, शुगर टेस्ट कराएं। मुतवक्का है कि उसको कंजेनाइटल या टाइप 1 डायबिटीज़ हो, अगर बच्चा है तो, लड़का है तो, बच्ची है तो। लेकिन अगर 40 से ज़्यादा है तो यही स्मेल, फ्रूटी स्मेल और ये सारी कैफियत डायबिटिक पेशेंट में आती हैं। स्मेल अगर बहुत बदतरीन आ रही है और लड़का है, बदबू आ रही है, तेज बू आ रही है, तेज बू, और लड़का है तो उसे इन्फेक्शन है। अगर तेज बू आ रही है और मेल है तो उसे इन्फेक्शन है, और तेज बू आ रही है और फीमेल है तो शायद उसे भी इन्फेक्शन है। लेकिन अगर वो शादीशुदा है तो वो प्रेग्नेंट है। देखें ना, हम स्मेल से ऐसे करके पता लगा रहे हैं या अंदाज़ा लगा रहे हैं। ये HCG जो यूरिन फॉर PT होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट, हम यूरिन कराते हैं फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट में एक हार्मोन खारिज होता है HCG। तो HCG जो है, H के माने हार्मोन है, तो वो कोरियनो ये हार्मोन जो खारिज होता है, मेरे जहन में अभी उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, HCG, उसी की मौजूदगी में हम यूरिन से बताते हैं कि PT यानी कि यूरिन फॉर प्रेगनेंसी, कि ये प्रेगनेंसी है या नहीं। उसी की मौजूदगी में स्मेल आती है, तेज़, स्ट्रांग, सख्त महसूस होने वाली। और एक आज का गोल्डन पॉइंट जो अभी नहीं बताऊंगा किसी भी सूरत, वी कैन डिटेक्ट, वी कैन जज, हम बड़ी डेफिनेटली अंदाज़ा लगा सकते हैं स्मेल ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल के यूरिन की स्मेल से कि लड़का हो रहा है या लड़की होगी। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप ये देखिए कि ये कितनी हम सिर्फ एक यूरिन एग्जामिनेशन के पहले लफ्ज़, फिज़िकल के पहले लफ्ज़ स्मेल पे कितनी बात कर रहे हैं। तो ये बहुत डिटेल है, पढ़ाते जाएं तो ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, फिर आ जाए स्मेल में। मैंने आपको ये बता दिया कि स्मेल जो है बहुत सारी बीमारियों को इंडिकेट करता है। इसी तरह कलर जो है बहुत सारी बीमारियों को इंडिकेट करता है। इसी तरह अपीयरेंस, अगर अपीयरेंस से मुराद, आपने बोतल में, मैंने बताया कि शुरू में जो मॉलिजीन थे इसी तरह चेक किया करते, आपने ट्रांसपेरेंट बोतल में ऐसे करके देखा। अभी आप पैथोलॉजिकल लैब में जाते हैं, देखते हैं, विजिट करते हैं या वैसे भी जाते हैं, आप देखते हैं कि एक टेबल पे जो यूरिन डिपार्टमेंट है, जो कहलाता है वो जो भी है,
तो उसमें आपने देखा एक टेबल पे बहुत सारे यूरिन पड़े होते हैं, किसी का भी कलर सेम नहीं होता या मुख्तलिफ कलर के होते हैं, ऐसा ही है। तो उसकी वजह क्या है, अब आप कलर देख के बता सकते हैं ये। लेकिन हमें वो ज़माना कुछ और था जब हम इस तरह एग्जामिन किया करते थे, ये ज़माना जदीद है। लिहाजा अब हमने इस फिज़िकल एग्ज़ाम में पीएच का क्या है, पीएच के मायने तो खैर पर हाइड्रोजन है, लेकिन पीएच जो होता है वो नॉर्मल पीएच जो है वो तकरीबन समझ लेंगे 6.5 के करीब होता है, 6 साढ़े 6 के करीब होता है। अगर यूरिन में पीएच जैसे जैसे ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि उसका यूरिन अल्कलाइन है, और जैसे जैसे पीएच कम हो रहा है, पीएच कम होता है तो एसिडिक है, और पीएच ज़्यादा हो रहा है तो अल्कलाइन है। इसमें भी बड़ी अहमियत है, अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहें, निकालना चाहें, खींच के निकालना चाहें तशख़ीस, तो सिर्फ पीएच से भी निकाल सकते हैं। अगर किसी मरीज़ को पथरी है तो आप पीएच से निकाल सकते हैं कि इसे किस किस्म की पथरी है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये मैं सब बताऊंगा, फाइनल जो कंक्लूडेड लेक्चर होगा ये सब मैं आपको उस पर रिपोर्ट के मुताबिक बताऊंगा। फिर उसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने लिखी है 1.005, ये नॉर्मल है, बल्कि 1.005 से 1.25 ये नॉर्मल है, और मोस्टली स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी होती है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डायग्नोसिस अप्रोच में काम आती है। अब आ जाए नीचे केमिकल एग्जामिनेशन बड़ा इजी रैपिड टेस्ट है। आजकल एक स्ट्रिप आ रही है मुख्तलिफ डिजीज़ की, उसमें मुख्तलिफ कलर के एक स्ट्रिप पर, एक पतरी पर मुख्तलिफ कलर के जो है डिब्बे पे मुख्तलिफ कलर के आगे कलर का कोड लिखा हुआ है कि ये कलर आएगा तो ये होगा, ये कलर आएगा तो ये होगा। वो पूरी एक डिटेल है, वो डब्बा भी मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। उसमें हम करते ही हैं जी हाँ बिल्कुल है, स्ट्रिप है। तो वो रैपिड टेस्ट कहलाता है। वो ऐसा होता है कि हमने यूरिन को एक साफ़ सुथरे बर्तन में, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बर्तन में रखा, और स्ट्रिप को ऐसे डुबो के और निकाल लिया और खुश्क कर लिया, और उस पर कलर आने शुरू हो जाएंगे। उस पर फॉर्म लगे होते हैं, उस स्ट्रिप पे मुख्तलिफ फॉर्म लगे होते हैं, और उसमें मुख्तलिफ केमिकल का वो होता है, उसका केमिकल रिएक्शन की वजह से कलर आना शुरू हो जाता है। तो हम उसे डब्बे पे दिए हुए स्ट्रिप, ये स्ट्रिप है हमारे पास, ये वाली स्ट्रिप है, हमने क्या किया, डब्बे से कलर मैच करने शुरू किए ऐसे करके। अब देखा कि सब सेम है तो हम बता देंगे। इसमें क्या होता है, केमिकल में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है माइक्रोस्कोपिक जो है हम इसको देखते हैं। माइक्रोस्कोप होती है, यूरिन को हम सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं, एक मशीन पे सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से निकाल के फिर माइक्रोस्कोप पे लगाते हैं। माइक्रोस्कोप दरअसल छोटी सी छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखा देती है। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में हम क्या देखते हैं, बुनियादी तौर पे माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में हम देखते हैं कि देखें कलर ऑफ यूरिन से हमने देखा हेमिचोरिया है, यानी कि खून के सेल आ रहे हैं, सॉरी खून आ रहा है, जाहिर है सेल आ रहे होंगे तो खून भी आ रहा है, तो हमने कलर से देखा। फिर ये केमिकल टेस्ट से हमें पता चला कि हाँ भाई इसमें इन्फेक्शन भी और खून भी आ रहा है। लेकिन हम जो माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि कितने ज़्यादा आरबीसीज आ रहे हैं और कितने ज़्यादा पस सेल आ रहे हैं। तो इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एपिथेलियल और दीगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए आरबीसी नहीं आना चाहिए, मेल में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, फीमेल में 0 से 2 तक आरबीसी चलेंगे कमोबेश। डब्ल्यूबीसी मेल में भी नहीं आना चाहिए, लेकिन मेल में 1 से 2 या फीमेल में 1 से 4 तक माइनस प्लस डब्ल्यूबीसी चलेंगे, काबिल कबूल हैं। एपिथेलियल मेल में नहीं आना चाहिए, लेकिन ख़वातीन में एपिथेलियल आता है। 10 से 15 एपिथेलियल जो है नॉर्मल काउंट होता है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है सीमेन एनालिसिस में या कहीं भी 2 पस देखे ना, 2 पस सेल, ओ इन्फेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली पस सेल आते हैं, यूरिन में भी आते हैं और सीमेन में भी आते हैं, लिहाजा उनको हम वो नहीं कर सकते कि भाई ये तो अब बेकार। म्यूकस थ्रेड, म्यूकस या दीगर सब्सटेंसेस
या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, अगर बहुत ही अच्छा पैथोलॉजिस्ट है तो माइक्रोस्कोप में देख के बता सकता है कि ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताया था। और वैसे भी सबसे कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बाइस इन्फेक्शन है, यूटीआई है, खासकर ख़वातीन में, वो कहलाता है ई कोलाई। ई कोलाई क्या कहलाता है? कॉमन तरीन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहलाता है ई एस्चेरिया कोलाई। ई कोलाई, इसको मोस्टली ई कोलाई कहते हैं, एस्चेरिया कोलाई। एस्चेरिया कोलाई। लेकिन ई कोलाई आप याद रखिए, ई कोलाई जो है एक ऐसा हमारा नॉर्मल फ्लोरा या नॉर्मल जरासीम है जो हमारे आंतों में होता है, या यूं कह लो बड़ी आंत में होता है। आसान लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, बड़ी आंत में होता है, हमारे स्टूल में यानी पखाने में शामिल होता है। तो ये जो एस्चेरिया कोलाई है ये कॉमन तरीन ख़वातीन में न सिर्फ यूटीआई का बाइस है, बल्कि जो उर्फ़ आम में ख़वातीन कहती हैं कि पानी की शिकायत या लिकोरिया या और किस्म का जेनाइटल जो इन्फेक्शन है उसका भी बाइस है। उसकी क्या वजह है कि ये जो ई कोलाई है ये स्टूल में खारिज हो रहा है, और जब ड्यूरिंग द तहारत या पेशाब पखाना करने के बाद जब ख़वातीन वाश कर रही होती हैं तो वो गलत तरीके से हाथ इस्तेमाल करती हैं, जिससे कि वो जो सॉइल यानी स्टूल से पखाने से सना हुआ हाथ वो ऊपर की तरफ आता है और यूरिनो जेनाइटल आर्गन पे टच हो जाता है, तो वो जरासीम फौरी तौर पे अंदर जाएगा। तो पहले इब्तिदा में तो आपको वो यूरिन इन्फेक्शन करेगा, फिर जेनाइटल इन्फेक्शन करेगा। इसका बेहतरीन, आसान और रेकमेंडेड तरीका है इंटरनेशनली इस्लामी भी, कि सबसे पहले आप जो है शर्मगाह या सो कॉल्ड जेनाइटल यूरिनो जेनाइटल आर्गन को धो लें अच्छी तरह। उसके बाद आप स्टूल की जगह को धोएं और ऊपर हाथ ना लाएं। बस ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो सबसे कॉमन ई कोलाई और सबसे मनहूस ई कोलाई ये आसानी से नहीं जाता। तो हम देख लेते हैं माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में। अच्छा, अब ये तो हो गया हम देखते यूरिन डीआर या यूरिन आरी करवाते क्यों हैं? पानी पिलाइए। यूरिन डीआर या यूरिन आरई करवाते क्यों हैं? क्या क्या देखना चाहते हैं या क्या क्या देखते हैं? याद रखिएगा, मैंने बताया फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक। उसमें हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, स्मेल क्या है, पीएच क्या है। ठीक है, पीएच का मैंने आपको बता दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मैंने आपको बता दिया। प्रोटीन इन यूरिन नहीं आना चाहिए। प्रोटीन आते हैं यूरिन में, वो नहीं आना चाहिए। एल्बुमिन इन यूरिन नहीं आना चाहिए। केटोन इन यूरिन नहीं आना चाहिए। ये प्रोटीन है, एल्बुमिन है, केटोन है। बहुत लोगों का ख्याल ये है कि अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर चीज़ है। चलो मान लेते हैं। उसकी वजह क्या है कि ये तीनों की आने की वजह एक है, जब गुर्दे अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, गुर्दे अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, या उनके काम में कमी बेशी होगी, डिसऑर्डर होगा गुर्दों के काम में, तो प्रोटीन, एल्बुमिन या केटोन आना शुरू हो जाएगा। प्रोटीन और एल्बुमिन गुर्दे की फेलियर की इब्तिदा में आना शुरू हो जाता है। गुर्दे की फेलियर की इब्तिदा में आना शुरू हो जाता है प्रोटीन और एल्बुमिन। कि क्या खोया क्या पाया। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे प्रोटीन। प्रोटीन रेनल फेलियर की इब्तिदा यानी कि गुर्दे के फेल होने की इब्तिदा की इंडिकेशन करती है। जब गुर्दे फेल होने लगते हैं किसी भी वजह से, अभी हम वजह डिस्कस नहीं कर रहे, तो प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। प्रोटीन थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन अच्छी एज में, बड़ी एज में। लेकिन अगर कोशिश तो ये होनी चाहिए 0 से 1 है या 0 से 1-2 है, तो हम तो 0 को क्यों नहीं कंसीडर करें, नहीं चाहिए हमें प्रोटीन। तो प्रोटीन आना अच्छी अलामत नहीं है। इसी तरह एल्बुमिन आना अच्छी अलामत नहीं है। जिनको डायबिटीज़ होती है, जिनके गुर्दे डायबिटीज़ की वजह से अंडर प्रेशर होते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर होता है, जिनके गुर्दे ब्लड प्रेशर की वजह से अंडर प्रेशर होते हैं,
उनको प्रोटीन या एल्बुमिन आना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि गुर्दा एहतजाज कर रहा है, आप सुन नहीं रहे। गुर्दा आहिस्ता आहिस्ता आपसे कानाफूसी कर रहा है, सरगोशी कर रहा है, आप सुन नहीं रहे। फिर वो बढ़ा देता है और फिर केटोन भी खारिज करने लगता है डायबिटिक पेशेंट में। तो आप अब वो गुर्दा चीख रहा है और बता रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, आप फिर भी नहीं सुन रहे, तो फिर वो फेल हो जाता है। फिर लोग रो रहे होते हैं, भाग दौड़ कर रहे होते हैं, कभी हकीम से, कभी इससे, कभी उससे, पता नहीं किस से इलाज करा रहे होते हैं और मसाइल होते हैं। तो गुर्दों की जो है, अच्छा आरबीसी नहीं आना चाहिए, आरबीसी नहीं आना। अच्छा केटोन का क्या है? केटोन जो है हमारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट। हम जब खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं वो खून में शामिल होता है और वो गुर्दे बाद मर्तबा मुकम्मल तौर पे नहीं छान पाते। लेकिन अगर गुर्दों के छानने की सलाहियत 100 सब्सटेंस है और हमने 150 सब्सटेंस खा लिए, तो वो कुछ ना कुछ तो नज़र आएगा। लिहाजा डाइट को भी बड़ा एहतियात से इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन, लाल गोश्त, बड़े का गोश्त नहीं खाना चाहिए, गाय वगैरह नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए खाने में, लेकिन एहतियात करनी चाहिए। अच्छा ये केटोन तो जब आएगा जब आपको और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, फिर मैं उसमें फाइनल में डिस्कस करूँगा। आरबीसी नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर बहुत सारे मासूम लोग ख़वातीन के यूरिन डीआर में आरबीसी देख के उछल पड़ते हैं, मासूम डॉक्टर्स, ओह आपको बड़ा शदीद इन्फेक्शन है। और भाई उससे पूछ तो लो कब दिया था यूरिन। अगर ड्यूरिंग, बिफोर या कबलज मेंसेस, बादज मेंसेस या ड्यूरिंग मेंसेस यूरिन का सैंपल दिया जाएगा तो उसमें वही आना है, आरबीसी आना। वो शोर मचा देते हैं, इन्फेक्शन है, और इलाज भी करो, डराते हैं, और फिर इलाज हो रहा होता। अरे भाई माफ़ कर दो गरीब बच्ची को। अब होता क्या है, हमारे यहाँ शायद ही मैं मुझे पता है कि मेरी वीडियो बन रही है और ये वायरल होगी, हमारे यहाँ शायद ही कोई ऐसा पैथोलॉजिस्ट या डॉक्टर या समझाने वाला हो जो आपको बताए कि आपको क्या करना चाहिए। कैपलेट, CAP, 24 घंटे पहले क्या क्या नहीं करना चाहिए। कैपलेट, कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल, चलो कैप्सूल कर देते हैं, कैपलेट हटा देते हैं, तो कैप्सूल कर देते हैं। कैप्सूल क्या है कि कैफीन यानी चाय नहीं पीनी 24 घंटे पहले। 24 घंटे पहले लोग चाय पी के आखिरी घूंट और फिर जाते हैं यूरिन टेस्ट करा। चाय नहीं पीनी, कैफीन नहीं लेनी। C4 कैफीन। एस्पिरिन नहीं लेनी 24 घंटे पहले। एस्पिरिन ब्रांड नेम नहीं है इसलिए नाम ले रहा हूँ। 24 घंटे पहले एस्पिरिन नहीं लेनी। लोग सर दर्द के लिए 2 गोली खा के फिर यूरिन कराने आते। इसी तरह पैरासीटामोल नहीं लेनी 24 घंटे पहले। इसी तरह एंटी एलर्जी नहीं लेनी 24 घंटे पहले। और कोई भी ऐसी दवा जो उसके कलर पे इफेक्ट डाल सके, जैसा कि बी कम्प्लेक्स में आती है, कलर पे मैंने पढ़ाया नहीं, भूल गया था, अब याद आ गया। कलर ऑफ यूरिन पे बी कम्प्लेक्स में एक B2 है। कलर ऑफ यूरिन कैन बी चेंज, बल्कि कैन भी नहीं कहना चाहिए, चेंज होगा लाजमी। कलर ऑफ यूरिन इंटाइट डार्क पेल हो जाएगा B2 से, विटामिन B2 दैट इज कॉल्ड राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो कि बी कम्प्लेक्स में है, बी कम्प्लेक्स टेबलेट में है राइबोफ्लेविन। लड़कियों को गोल्डन पॉइंट दूं आज का, राइबोफ्लेविन विटामिन ऑफ ब्यूटी कहलाता है। शबाब का, शबाब लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, शबाब में सिर्फ चेहरे की रंगत नहीं आ रही, शबाब मेल फीमेल भाई तुम्हारा भी है। शबाब का विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, जिसने राइबोफ्लेविन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया उस पर शबाब आएगा कि बेस्ट ब्यूटी, स्किन से लेके बालों तक, जसामत तक, सब तक। दैट इज राइबोफ्लेविन। ये किस रंग का होता है, उसी रंग का पेशाब हो जाएगा अगर आपने ये राइबोफ्लेविन लिया।
आपने देखा होगा कि स्मेल कभी कभी गोली खाने के बाद, टेबलेट खाने के बाद, खासकर बी कम्प्लेक्स की गोली खाने के बाद उसकी स्मेल आ रही होती है। लोग कहते हैं डकार में भी आ रही है, पेशाब में भी आ रही है। ये तो नहीं लेनी, 24 घंटे पहले हमें बी कम्प्लेक्स नहीं लेनी। तो वो पपीता, पका हुआ पपीता, पपाया का जो रंग है अंदर का पीला, वो है राइबोफ्लेविन, बैंक ऑफ राइबोफ्लेविन, यानी कि राइबोफ्लेविन का बैंक है पपीता। तो उस जैसी रंगत हो जाएगी यूरिन की जब आप B2 लेंगे। तो हमने 24 घंटे पहले बी कम्प्लेक्स नहीं लेनी। गोल्डन पॉइंट मिला कि राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, वो तो इत्तेफाक से याद आ गया ना, तो वो शबाब का विटामिन है। तो वैसे विटामिन जब पढ़ाऊंगा तो वो उस पर मेरे उस पर पढ़े में वीडियो पे, तो फिर बताएंगे आपको। यूरिन हम बता रहे थे कि यूरिन की जो है एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। इसमें हम क्या क्या चेक करते हैं, देखें, हम चेक करते हैं बिलिरुबिन चेक करते हैं यूरिन में, शुगर टेस्ट करते हैं यूरिन में, केटोन चेक करते हैं यूरिन में, उधर भी लिखा हुआ है। बिलिरुबिन नहीं आना चाहिए। बिलिरुबिन आने का मतलब है कि हेमोलाइसिस है आपको कहीं ना कहीं जिस्म में। बिलिरुबिन क्या है कि खून की आरबीसी की टूट फूट हो रही है, गैर ज़रूरी हो रही है, ठीक है, गैर ज़रूरी, ज़्यादा हो रही है, एक्सेसिव हो रही है। पीलिया में बिलिरुबिन की टूट फूट होती है, तो उसमें जो है यूरिन में बिलिरुबिन आएगा। और यूरोबायोलॉजिन भी नहीं आना चाहिए। यूरोबायोलॉजिन, जब बिलिरुबिन आता है तो यूरोबायोलॉजिन आता है। यूरिन डीआर की रिपोर्ट में सब कुछ होता है। हम यूँ करके देखते हैं, हाँ बस वो भाई जान छोड़ा दी। अच्छा एक सेकेंड, नाइट्राइड्स नहीं आने चाहिए, नाइट्राइड कभी भी नहीं आने चाहिए। और यीस्ट, ये देखो इन्फेक्शन के बैक्टीरियम यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़ीरो आना चाहिए, यानी बैक्टीरियम ज़ीरो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। लेकिन एक है फंगल इन्फेक्शन जो ख़वातीन में सबसे ज़्यादा होता है। फंगल इन्फेक्शन में यीस्ट आता है, YEAST, यीस्ट आता है, वो ज़ीरो होना चाहिए, वो भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबायोटिक से कवर हो जाएगा, लेकिन अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबायोटिक खिला के डॉक्टर मैदे में बेड़ा गर्क कर देता है स्टमक का, वो सही नहीं होता क्योंकि वो तो यीस्ट है। इसलिए यूरिन डीआर के बाद शदीद इन्फेक्शन में यूरिन CS कराएंगे। क्या कराएंगे? यूरिन CS कल्चर सेंसिटिविटी ऑफ यूरिन, उसमें बता देगा कौन सा जरासीम। नाइट्राइड्स नहीं आने चाहिए। कास्ट और ये जो है कास्ट और क्रिस्टल, यहाँ कहीं लिखा हुआ था क्रिस्टल हमें अगर हमें पता है कि क्रिस्टल आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 आने चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। क्रिस्टल से हमें अंदाज़ा हो, क्रिस्टल जैसे नमक के दाने या उससे भी बारीक क्रिस्टल हमें बताएंगे कि हमारा शख्स जो है क्या खा रहा है, हमारा पेशेंट क्या खा रहा है, और वो क्रिस्टल अगर जमा हो गए तो पथरी बनेगी, उन्हीं क्रिस्टल की बनेगी। यूरिक एसिड है या है क्या नहीं, किसी भी चीज़ की पथरी बनेगी, कैल्शियम ऑक्जेलेट है, तो वो हमें बताएगा क्रिस्टल के किस किस्म के वो आ रहे हैं, क्रिस्टल आ रहे हैं। कास्ट भी नहीं आना चाहिए। और ये था स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिज़िकल, ये सारा। इसमें चंद बातें मैंने आपको इजाफी बता दी हैं जो यूरिन डीआर से थोड़ा सा आगे बढ़ गई। लेकिन एक बात मैं बताऊं, अभी यूरिन डीआर की सामने रिपोर्ट कि ये इतने ज़्यादा आने पे क्या है, इतने ज़्यादा आने पे क्या है, सुन लीजिए। आज का मैं जाते आते पता नहीं आपको कल का लेक्चर वाली बात है कि WBC आ रहे हैं और WBC ज़्यादा हैं और RBC भी आ रहे हैं यूरिन में, लेकिन RBC इसके मुकाबले में कंपैरेटिवली कम है। तो इसका मतलब है कि ये UTI है। लेकिन अगर WBC ज़्यादा हैं, RBC ज़्यादा है WBC के नतीजे में, इसके कंपैरिजन में, इसके मुकाबले में RBC ज़्यादा है और WBC कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब पथरी है।
ठीक है। पथरी मैंने अब मेरे वीडियो में भी है, जब रेनल कैलकुलस मैंने पढ़ाया था गुर्दे की पथरी में बताया था कि आरबीसी बढ़ जाएंगे, क्योंकि पथरी अंदर से गुर्दा जख्मी कर रही है, तभी तो दर्द हो रहा है। वो गुर्दा जख्मी कर रही है तो जख्म की सूरत में खून निकलता है, वो खून आ रहा है, फौरी तौर पे इन्फेक्शन नहीं होगा पथरी में। अगर कहीं इन्फेक्शन हो गया, पीप बन गई, तो थोड़ा पीप तो ज़्यादा आएगी, फिर उसके बाद खून आएगा। बस ये समझ लीजिए कि यूटीआई में डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होता है, आरबीसी कम होते हैं, लेकिन पथरी में आरबीसी ज़्यादा होते हैं, डब्ल्यूबीसी कम होते हैं। तो कितने क्या होंगे तो क्या होगा, तो इसको हम फाइनल अपनी वीडियो में या फाइनल अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आपको बताएंगे। आप लोगों ने वैसे तो खैर सभी ने सब्सक्राइब किया हुआ है, क्या कहलाता है वो, जो भी कहलाता है वो कर लिया करो, कमेंट्स सवालात ज़रूर किया करो, ठीक है।